वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीए तृतीय सेमेस्टर में हिंदी साहित्य अगर आप लिए होते हैं तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है। हिंदी गद्य में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, यहीं से प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को समाहित किया है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। एकदम से जैसा आपका पेपर आता है उसी तरीके से मैंने मॉडल पेपर खुद अपने हाथों से लिखा है और आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करी है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे और भी आपके सेमेस्टर जैसे फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में आपकी तैयारी विधिवत होगी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से। हिंदी साहित्य में आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है बीए थर्ड सेमेस्टर में, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर। नवीनतम मॉडल पेपर 2024 की परीक्षाओं के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा लिखित होती तो आप में यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखें, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं खंड आ से। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है खंड आ से। आइए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में कोई 5 अंतर बताइए। ऐसे प्रश्न और भी तमाम सारे बनेंगे, तो मैं कुछ प्रश्नों को मैंने रखा है, मतलब 10 क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय हैं। ऐसे ही लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को मैंने रखा है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है? तो जीवनी जानते हैं क्या होता है? जीवनी जो होता है, मैं एक अगर आपको आपकी भाषा में समझाऊं तो जीवनी के मतलब होगा कि जैसे लेखक क्यों दूसरा हो सकते थे जीवनी के, ठीक है। लेकिन आत्मकथम का हुआ था कि आत्मकथा जे जकरे बारे में लिखी जे ऊ और जे लिखे ऊ दोनों यक्के आदमी रहे, वो आत्मकथा। यानी आत्मकथा स्वयं के बारे में जब आप साहित्यिक शैली का प्रयोग करके अपनी आत्मकथा लिखते हैं, जब कोई बड़ा लेखक अपनी या छोटा लेखक कोई भी लेखक हो, जब कोई साहित्यकार अपने जीवन की समस्त घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है, खुद लिखता है, तो वो आत्मकथा कहलाती है। लेकिन वही लेखक अगर किसी दूसरे प्रमुख या विशेषज्ञ व्यक्ति के जीवन के बारे में या उसकी किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा लिखता है, दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है, तो उसको जीवनी कहते हैं। सिंपल सा यही है कि जीवनी जे लिखत है वो दूसरे, जैसे अमृत राय रहे, मुंशी प्रेमचंद जी के लड़का हुए अमृत राय, तो अमृत राय कलम का सिपाही जीवनी लिखिन। अब कलम का सिपाही जीवनी किसकी जीवनी है प्रश्न पूछा जाता है, तो अमृत राय की जीवनी है, अमृत राय ने लिखा है उसको, ठीक है। आपसे पूछेगा कि जो है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो आप बताओगे मुंशी प्रेमचंद की। किसने लिखा है पूछेंगे तो आप बताओगे अमृत राय। तो अमृत राय उनके पुत्र हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने जीवनी लिखी। जीवनी आप किसी दूसरे व्यक्ति या जो फेमस कोई पर्सनालिटी है उसके बारे में आप लिखते हैं, ठीक है। अंतर कैसे लिखेंगे, देखें। पहला अंतर, जीवनी जो होता है, जीवनी का कथानक कल्पित ना होकर के पूर्णतया सत्य होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप जीवनी लिखने जा रहे हैं वह व्यक्ति भी चूंकि अगर है तो जानेगा कि उसकी जीवनी आपने लिखा है तो क्या सत्य है क्या असत्य है, या जो जिसके बारे में आपने जीवनी लिखा उसके जो रिश्तेदार होंगे, उसके जो परिवार वाले होंगे, वो सब भी जानेंगे ना उसके बारे में बहुत सारी बातें। तो अगर आप कुछ गड़बड़ लिख दिए या कुछ बढ़ा चढ़ा करके कुछ कम ज़्यादा लिख दिए तो तुरंत आपके ऊपर जो है क्या होगा, वो लोग चढ़ेंगे कि भाई अरे क्या कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, मतलब दबोचेंगे आपको ना। तो फिर क्या होता है कि जीवनी लेखक जो होता है बहुत ही सतर्कता के साथ लिखना पड़ता है जीवनी को। आत्मकथा का है कि जे व्यक्ति लिखत है अपने बारे में खुद ही लिखत है, तो वह का चाहे कुछ बात अगर बढ़ायु चढ़ाए को मन लिख दी आत्मकथा में, तो कोनो ही ना सोचो कि जो लिखा है बस वह सही है। आत्मकथा में चूंकि आत्मकथा लिखते समय लेखक जो होता है अपने आप को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ के जो थोड़ा बहुत दिखाएगा ही, मतलब कि अपनी प्रधानता या कुछ हो सकता है कि कुछ मिर्च मसाला भी लगा दे उसमें। तो मिर्च मसाला मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे समोसा के साथ चटनी खात हो वैसे जानो मिर्च मसाला। तो बिना तड़का के दाल जैसे ना नहीं लगत, बिना छौंकी दाल ऐसे जानो। अगर आत्मकथा में कोनो रोचकता बीचे बीचे में ना आए तो जे पाठक लोग पढ़िए वाका तो ते बोरिंग ना हो जाइए एकदम से, अरे का पढ़ी थे हो ना पढ़ी महाराज, अरे राम कहो जा जा, तो ऐसे सोचेंगे ना। तो इसीलिए आत्मकथा लेखक थोड़ा मिर्च मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जीवनी वाले जो होते हैं अगर मिर्च मसाला के चक्कर में पड़ेंगे दबोच लिए जाएंगे। तो इसीलिए जीवनी लिखते समय ये चीज़ सतर्कता बहुत जरूरी होती है, ठीक है, और पूर्ण सत्य होता है।
आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है कथा या कहानी जो कि खुद की होती है। दूसरा अंतर, जीवनी में लेखक का जीवनी के नायक के साथ निजी संपर्क होता है। निजी संपर्क मतलब प्राइवेट संपर्क होता है कि भाई जिस लेखक के बारे में वो लिख रहा है उस लेखक के यहाँ पर या तो उसके अंडर में पीएचडी वगैरह करा होगा, या फिर हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार हो या कुछ जैसे उसका लड़का हो, ऐसे तभी लिखेगा। ठीक है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटिव होगा तभी उसके पूरे मतलब जीवन के बारे में सारी चीज़ें जान पाएगा। आत्मकथा की बात की जाए तो जब कोई साहित्यकार अपने जीवन एवं घटनाक्रम को क्रमवार लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। तीसरा अंतर ये लिख सकते हैं कि जीवनी में रेचक प्रभावपूर्ण घटनाओं को चुनकर जीवन चरित्र का पूरा रूप प्रस्तुत किया जाता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं जो है ये सब करता है और लेखक स्वयं होता है उसमें। इसके अलावा इसका नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है जीवनी का, जबकि इसका नायक लेखक स्वयं होता है और इसकी सभी घटनाएं नायक से संबंधित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जीवनी में घटनाओं का सच्चा सजीव वर्णन होता है। आत्मकथा लेखक को किसी भी घटनाओं को किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब उसी के जीवन के बारे में है तो जो हो सकता है कि जो कुछ उसके चरित्र पर दाग लगाने वाली चीज़ें हों उसको छुपा भी सकता है लेखक, और जो अच्छी वाली चीज़ें हैं उसके शरीर मतलब उसके जीवन की उसको आप वो बढ़ा करके भी बता सकता है। तो इस तरीके से इसके अलावा और भी लिख सकते हैं जैसे कि जीवनी में वर्णन के द्वारा व्यक्ति की स्थिति, व्यक्तित्व, योग्यता और चरित्र का उद्घाटन किया जाता है जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। आत्मकथा में क्या होता है, लेखक को तटस्थ होना चाहिए जो अपने सभी पहलू को निर्भीकता से लिख सके। अब क्या होता है कभी कभी लेखक डर जाते हैं या फिर जो लेखक ने गलतियां करी हैं, चूंकि लेखक हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबसे गलतियां होती हैं तो गलतियां लेखक ने भी करी होंगी। अब ये क्या वो लेखक उन गलतियों को अपनी रचनाओं में लिखता है कि नहीं लिखता है अपनी आत्मकथा में, ये देखने वाली बात होती है। तो इसीलिए लेखक को आत्मकथा लेखक को खास करके निर्भीकता की जरूरत होती है, बिना डर के साथ अपनी समस्त बातों को लिखता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से जीवनी और आत्मकथा होती है, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिपोतार्ज की परिभाषा दीजिए। रिपोतार्ज, रिपोतार्ज का मतलब क्या होता है? रिपोतार्ज हो समझो ना, रिपोतार्ज के मतलब रिपोतार्ज माने होता है एक रिपोर्ट टाइप का, रिपोर्ट शब्द से बना है रिपोतार्ज। ठीक है, रिपोतार्ज शब्द जो है विदेशी शब्द है, मतलब फ्रेंच भाषा से रिपोतार्ज शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अंग्रेजी भाषा का रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब होता है वृत्त निर्देशन भी रिपोर्ट को कहते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है कोई घटना है, उस घटना का जैसा आपने देखा वैसा वैसा वर्णन कर देना ही रिपोर्ट कहलाता है। अगर सिंपल सा समझे, आप पुलिस थाना में जात हो रिपोर्ट करवावे तो रिपोर्ट में का लिखवावत हो? रिपोर्ट में है तो लिखवावत हो कि जोन जोन घटना भाई वो पूरा सत्य सत्य बतावत हो। अब अमन सत्य बतावत हो कि झूठ बतावत हो ये अलग के बात है। वैसे अधिकतर में नहीं तो झूठे बतावत है, अपने बात सब बढ़ा चढ़ा के बतावत है कि अरे हम गलती नहीं करें साहब, फलाना हमें मारिस पहले तब हमें का मारे, तो यही मेरे बतावत है। लेकिन का हुआ था रिपोर्ट में, जो रिपोर्टार्ज होता है, वैसे रिपोर्ट का सीधा सा मतलब होता है कि आपने कोई घटना देखा, उस घटना को यथावत तरीके से आपने उस घटना को लिख दिया या किसी को बता दिया, वो रिपोर्ट होता है। लेकिन रिपोर्टार्ज जो रिपोर्ट से बना है, रिपोर्टार्ज उसे कहते हैं जिसमें किसी भी घटना का वर्णन इस कलात्मक ढंग से किया जाए कि पाठक उसके सत्य को सहज तरीके से प्रभावित हो सके और समझ सके। कोई घटना है, उस घटना के बारे में विधिवत तरीके से जानकारी ऐसे लिखना, कुछ रोचकता भी उसमें अगर ला दें तो लेखक की जो रोचकता होती है लेखक के द्वारा लाई गई, उससे क्या होता है जो पाठक होता है वो प्रभावित होता है और पढ़ता चला जाता है, पूरी घटना को बहुत ही बारीकी के साथ समझ जाता है। तो ये होता है रिपोर्टार्ज। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा रिपोर्टार्ज के बारे में कि रिपोर्टार्ज घटना का हो या कोई दृश्य का हो या मेले का उत्सव हो, उसे ज्ञान और आनंद का संगम होना चाहिए, ये रिपोर्टार्ज होता है। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा। डॉक्टर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा कि किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन होता है रिपोर्टार्ज जो कि वस्तुगत सत्य पाठक के हृदय को प्रभावित कर सके, वो रिपोर्टार्ज कहलाता है। मतलब रिपोर्टार्ज की अगर सीधी सीधी बात बताएं तो रिपोर्टार्ज का सूत्रपात करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को प्राप्त है। 1926 के गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयंती से संबंधित उनका रिपोर्टार्ज है, हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज कहा जाता है उसको। और डॉक्टर रांगे राघव ने बंगाल के अकाल पर कितने ही रिपोर्टार्ज भेजे। तो रिपोर्टार्ज का मतलब, अच्छा ये रिपोर्टार्ज बाद में तूफानों के बीच नामक संग्रह में प्रकाशित भी हुए जो डॉक्टर रांगे राघव ने लिखे थे। तो रिपोर्टार्ज का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई रिपोर्ट कोई घटना का यथावत तरीके से वर्णन करना या बताना कि भाई ये घटना, तो इस तरीके से रिपोर्टार्ज।
रिपोर्टाज लेखकों में भदंतानंद जी हैं, और इसके अलावा शिव सागर मिश्र हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हो गए, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज लिखा, शमशेर बहादुर सिंह हो गए, प्लाट का मोर्चा लिखा। तो ये रिपोर्टाज लेखक है कुछ। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के, फणीश्वरनाथ रेणु जी का एक रिपोर्टाज है, एकलव्य के नोट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। कमलेश्वर का एक निबंध है, कमलेश्वर कहानीकार है बड़े अच्छे, क्रांति करते आदमी को देखना। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, कड़ बोले क्षण मुस्काए। तो ये सब रिपोर्टाज है। तो हिंदी गद्य साहित्य की वह विधा विकास की संभावनाओं से पूर्ण है। भविष्य में जिंदगी का पूरा यथार्थ जब साहित्य में रूपांतरित होने के लिए मचल उठेगा, तब रिपोर्टाज जैसी गद्य विधा और समृद्ध होती चली जाएगी। तो ये रिपोर्टाज के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। तीसरा प्रश्न है, निबंध और कहानी में क्या अंतर है? बढ़िया प्रश्न है। आप कहानी और उपन्यास में अंतर पढ़ते थे, नाटक एकांकी में अंतर पढ़ते थे, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा निबंध और कहानी में क्या अंतर होता है। और बेसिकली निबंध जो होता है, बंधन मुक्त होकर के जब कोई रचना पाठक लिखता है, लेखक लिखता है, जिस पर कोई दबाव या कोई डर या किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई बाउंडेशन नहीं होता है, निबंध बिना बंधन के लिखता है। निबंध होता है कहानी, एक छोटी रचना जिसको 20 मिनट में कोई पढ़ करके खत्म कर दे। कहानी को स्टोरी कहते हैं, कहानी में कथानक होता है, वातावरण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य के द्वारा कहानी लिखी जाती है। निबंध, देखिए अंतर, पहला अंतर आप लिखेंगे निबंध और कहानी में। निबंध का अच्छी तरह, निबंध का अर्थ जो होता है अच्छी तरह बनी हुई परमार्जित प्रौढ़ रचना से होता है, जबकि कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा या कोई सीमा रेखा नहीं होती है कि कहीं की घटना कभी भी की घटना हो सकती है। तो ये दूसरा अंतर, निबंध को अंग्रेजी में एस्से कहा जाता है, अंग्रेजी में कहानी को स्टोरी कहा जाता है। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि निबंध नीरस होता है, निबंध में कोई मतलब कि चटनी मिर्च मसाला कम होती है, यथार्थ चीज़ें होती हैं। निबंध में क्या होता है कि जो किसी मुद्दे पर लिखा गया तो वो निबंध उस मुद्दे के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा। लेकिन कहानी क्या करती है, कहानी में सरसता का गुण मौजूद होता है, कहानी में थोड़ा सा मिर्च मसाला भी आपको मिल जाता है। क्लियर? इसके अलावा निबंध लिखते समय समय सीमा और शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी होता है निबंध में, जबकि कहानी में ऐसा कोई कथन नहीं मिलता कि कितनी शब्द सीमा हो क्या नहीं हो। कहानी एक पूरी कथानक जब पूरा हो जाएगा, कहानी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगला अंतर है, निबंध में कोई भी विषय हो सकता है। आप किसी, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप देख लीजिए कि उन्होंने वृक्षों पर खूब निबंध लिखे, कुटज वगैरह लिख डाला, अशोक के फूल, कुटज, ऐसे आप देखेंगे मित्रता और ये सब निबंध आचार्य शुक्ल ने लिखा, ठीक है, करुणा, मित्रता, ऐसे निबंधों को लिखा। कविता क्या है नामक निबंध लिखा आचार्य शुक्ल ने। तो ऐसे ही भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो कुल मिलाकर के निबंध जो होता है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर लिखा जा सकता है, जबकि कहानी में पात्र और चरित्र इन दोनों की प्रधानता होती है। किस व्यक्ति के बारे में कहानी है और कहानी कहाँ की है उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पात्र और चरित्र बड़ा ध्यान होता है उसमें, करेक्टर कैसा है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। कहानी का उद्देश्य बहुत जरूरी होता है, निबंध में भी उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से कहानी और निबंध में आप लोगों ने अंतर समझा। क्लियर? समझ में आया होगा आपको। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, उपन्यास किसे कहते हैं, इसके तत्वों को भी लिखिए। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास कहानी का बड़ा भाई, जान लो कि उपन्यास का हुए, कहानी का बड़ा भाई हुए। कहानी छोट भरे होती, उपन्यास बहुत बड़ा हुआ था, उपन्यास 300-300 पेज के हुए थे, कोनो कोनो उपन्यास 600-600 पेज के हैं, ठीक है। तो उपन्यास में कई कहानी होती, जैसे मान लीन सीरियल देखे हो है, तो उपन्यास जान लो सीरियल जो होते उपन्यास हुए। वैसे उपन्यास से मूवी बहुत बनती है, जैसे महिला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का मूवी बनी हुई उस पर भी। ऐसे तमाम जो है जो उपन्यास है उन पर मूवीज बनती हैं। तो उपन्यास के मतलब होते हैं बड़ा भाई या बप्पा मान लो कहानी के, कहानी एक छोटा भाई जान लो या लड़का मान लो, ठीक है। यानी कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में 6 तत्व होते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। वही सेम तत्व उपन्यास में भी होते हैं। उपन्यास की अगर हम बात करी तो उपन्यास का हुए, उपन्यास उपधन न्यास, उपधन न्यास बराबर उपन्यास, समझ रहे हैं ना। उपन्यास है क्या, उपन्यास के क्या तत्व हैं, ये कई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे।
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उपन्यास की अगर बात करें तो उपन्यास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही लिखना है ना। तो उपन्यास का मतलब क्या होता है, उप मतलब होता है, उप का मतलब क्या होता है, समीप या नजदीक। न्यास का मतलब होता है थाती, न्यास का मतलब क्या होता है, थाती, ठीक है। थाती का मतलब क्या होता है, रखी हुई वस्तु या नजदीक। अब निकट, उप माने निकट होता है, तो निकट रखी हुई वस्तु, ठीक है, यानी समीप रखी हुई वस्तु। तो साहित्य के संदर्भ में अगर हम देखेंगे निबंध के बारे में, तो जिसको पढ़ करके ऐसा लगे कि यह हमारी ही कहानी है, वो उपन्यास कहलाने योग्य है। अंग्रेजी में उपन्यास को नॉवेल कहते हैं, गुजराती में उपन्यास को नवल कथा कहते हैं, मराठी में कादम्बरी कहते हैं उपन्यास को, बांग्ला में और हिंदी में उपन्यास ही कहते हैं इसको। और इसीलिए नॉवेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं ये सब, नॉवेल के लिए प्रयोग करे जाते हैं। और उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को हिंदी में। उपन्यास के तत्वों की बात की जा रही तो उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है कथानक होना चाहिए, कथानक मतलब होता है या कथा वस्तु, मतलब एक स्टोरी होनी चाहिए उपन्यास की। दूसरी बात पात्र योजना, उसमें कुछ स्टोरी में जो पात्र हों, यानी कि जो व्यक्ति हों उनके बारे में कुछ चीज़ें, मतलब पात्र योजना होनी चाहिए। जैसे आप एक मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, एक कहानी होती, स्टोरी होती है, कुछ हीरो हीरोइन उसमें काम करते हैं, गुंडे काम करते हैं, तो वो पात्र योजना हो गई। तीसरा होता है संवाद योजना, जो डायलॉग डिलीवरी होती है मूवी में, वो संवाद योजना होती है उपन्यास में। ऐसे ही देश काल और वातावरण जो होता है, चौथा तत्व होता है उपन्यास का। अब मूवी में आप देखते हैं कि देश काल और वातावरण के स्थान पर क्या होता है, जैसे कहाँ पर शूटिंग हुई है, दिल्ली की कहानी है या बम्बई की कहानी है, वही देश काल और वातावरण होता है। पांचवा तत्व है आपका उपन्यास का, वो है भाषा और शैली, यानी किस भाषा में मूवी बनाई गई है, साउथ मूवी है या साउथ की भाषा क्या है, क्या उत्तर भाषा है या भोजपुरी है। आप देखते हैं तमाम भाषाओं में बनते हैं, तो भाषा और शैली, किस शैली में मूवी बनाई गई है। अब शैली, जैसे आप लोग शैली ना जानते हो तो मूवी तमाम प्रकार की आती हैं, जैसे कि कुछ होती है मर्डर मिस्ट्री पर होती हैं, कुछ आपकी थ्रिलर मूवीज़ होती हैं, कुछ आपकी क्राइम से रिलेटेड होती, क्राइम थ्रिलर, कुछ मर्डर मिस्ट्री या मर्डर थ्रिलर होती हैं। ऐसे तमाम मूवी आप देखते होंगे, जैसे कि और भी मूवीज़ कई प्रकार होते हैं, रोमांटिक मूवी होती है एक, एक आपकी लव स्टोरी मूवी होती है। ऐसे आप देखते हैं एक आपकी पारिवारिक मूवी पहले बनती थी, ठीक है, कुछ मार्क्सवादी विचारधारा पर मूवी बनी थी, कुछ 90 के दशक की मूवियाँ जो बनी। तो इस तरीके से ये मूवी जो होती हैं, तो उसमें जो भाषा और शैली, मतलब वही शैली जो होती है, किस शैली की मूवी है या किस शैली की कहानी है, किस शैली का उपन्यास है, ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा मूवी या उपन्यास बनाने का तो कोई उद्देश्य, वैसे तो मूवी बनाने का उद्देश्य तो आजकल रह नहीं गया है। जो भी देखो मूवी बना दे रहा है, बस पैसा कमाने के चक्कर में मूवी बन रही है। उपन्यास जो लिखे जाते थे, इसमें उद्देश्य में भिन्नता थी। उपन्यास में उद्देश्य ये रहा होता था कि कोई समस्या समाज की होती थी, उस समस्या को निपटाने के लिए, या वो समस्या क्यों आई है, समाज की जो एक वर्ग है उसके प्रति दयनीय स्थिति की बात हो। आप गोदान उपन्यास पढ़ें, गबन पढ़ें, ठीक है, आप और तमाम प्रकार के उपन्यासों को पढ़ें, तो एक उद्देश्य सामने आता है कि भाई फला उद्देश्य को ध्यान में रख करके फलाने उपन्यास या फलाना कहानी लिखी गई है। क्लियर? तो ये होता है उपन्यास के तत्व, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यही तत्व सेम टू सेम कहानी के होते हैं। कहानी जो होती छोटी होती है, 3 4 5 पेज की होती है, और उपन्यास जो होता है 300 200 250 150 पेज का होता है। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नाटक और एकांकी पर टिप्पणी करें। नाटक क्या होता है? नाटक जो शब्द है ये नट धातु से बना हुआ है। किस धातु से? संस्कृत का एक धातु है नट, उससे बना हुआ है। नट का मतलब होता है अभिनय करना, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। भरत मुनि के एक सूत्र के अनुसार अगर देखें, नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। लोक जीवन की जो वृत्तियां होती हैं, लोक जीवन में जो चल रही चीजें होती हैं, उन्हीं का अनुकरण, उन्हीं की नकल किया जाता है नाटक में। ठीक है, भरत मुनि ने नाटक को बताया कि ये पांचवा वेद होता है। क्या बताया? नाटक को पांचवा वेद है। पंचम वेद निराला है नाटक, पंचम वेद है, क्योंकि इसमें पहले वेद से यानी ऋग्वेद से क्या लिया गया, चारों वेदों से कुछ ना कुछ चीजें ली गई नाटक में। पहली चीज ऋग्वेद से इसमें लिया गया है, किसको? पाठ को ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा सामवेद से गान को लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यजुर्वेद से इसमें लिया गया है, क्या? अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, अभिनय को कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद से। और अथर्ववेद से जो लिया गया है, रस को लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पाठ और गान और अभिनय और रस, इन सभी को मिला करके क्या बनता है? एक नाटक की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। क्लियर? चूंकि नाटक के एक एक तत्वों से मिलकर के बना है।
तो नाटक को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय कहते हैं कि नाटक जो होता है जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसके या उसको सजीव पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते सप्रमाण के रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है, वरन सजीव प्रतिलिपि होती है। नाटक नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। वस्तुतः नाटक अत्यंत ही प्राचीन विधा है और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि इस विधा को आधार बना करके नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखते हैं। नाटक का मतलब सीधा सीधा होता है क्या? नाटक का मतलब होता है कोई समाज में कोई घटना है, कोई कहानी है, उस कहानी का मंचन कर देना, उस कहानी को अभिनय के माध्यम से दिखाना, तो ये नाटक होता है। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि बात की जाए एकांकी की, तो एकांकी की अगर बात करें तो एकांकी जानते हैं क्या होती है? एकांकी का अर्थ क्या होता है? एक अंक वाला नाटक। यानी हिंदी एकांकी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं, जिसमें डॉक्टर सरनाम सिंह आधुनिक एकांकी को प्राचीन नाट्य परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि यह मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही ना था। प्रोफेसर सदगुण श्रवस्ती का कहना है कि यह ना समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। तो एकांकी जो है वो भारत की मतलब कि ये संस्कृत से उत्पन्न मानी जा सकती है, और कुछ विद्वान इसको पाश्चात्य जगत से मानते हैं। हालांकि ये सब छोड़े, एकांकी की अगर बात करें तो एकांकी को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी कहते हैं कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य का अभिव्यंजन कर देना ही नाटक एकांकी कहलाता है। तो नाटक थोड़ा लंबा होता है, एकांकी थोड़ी छोटी होती है। जैसे उपन्यास लंबा होता है और कहानी छोटी होती है, ऐसे नाटक बड़ा होता है और एकांकी छोटी होती है। नाटक में 3-4 अंक हो सकते हैं, 3 अंक के नाटक, 5 अंक के नाटक, 6 अंक के नाटक हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई दृश्य होंगे, एक अंक में लगभग 4-5 दृश्य भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एकांकी में केवल क्या होता है, एक ही अंक का नाटक होता है और एक अंक में एक दृश्य भी हो सकता है, 2 दृश्य भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और 4 दृश्य भी हो सकता है। तो दृश्य अनेक हो सकते हैं लेकिन अंक एक ही होगा एकांकी में। ठीक है, हिंदी की पहली एकांकी 1929 में प्रकाशित आचार्य मतलब इनकी डॉक्टर मतलब इनकी क्या बोलते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचित जो रचना है एक घूंट एकांकी को हिंदी की पहली एकांकी स्वीकार करा जाता है। तो ये एकांकी और नाटक के बारे में कुछ बातें मैंने बताई। छठा प्रश्न आप देखेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं का नाम उल्लेख करें। फणीश्वरनाथ रेणु की अगर बात की जाए तो बड़े विद्वान आदमी है फणीश्वरनाथ रेणु जी, एक अच्छे कहानीकार हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की अगर बात की जाए तो इनकी कहानी आपके पाठ्यक्रम में कौन सी संकलित है? फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम, ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। एक जिला पड़ता है बिहार में पूर्णिया, वही पूर्णिया जिले में एक पिछड़ा हुआ गांव है औरोही, तो औराही हिंगना, तो उसके एक मध्य वित्त परिवार में हुआ था, किसान का परिवार था, उसी में इनका जन्म हुआ था। रेणु जी का मृत्यु पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 11 अप्रैल 1977 को रात्रि 9:10 पर इनका देहांत हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु रिपोर्टाज करता है, बड़े अच्छे कहानीकार हैं, आंचलिक कहानीकार हैं विशेष कर अगर बोले तो आपसे पूछे अगर आंचलिक कहानीकार के रूप में कौन सा फेमस हैं तो फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कहानीकार के रूप में इनको असीम प्रसिद्धि मिली है। सजग कलाकार और कथाकार रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु। खास करके चूंकि बिहार प्रांत से आते हैं तो बिहार की जो ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको देख करके आते हैं, गांव की एक एक रग से वाकिफ है, एक एक नस से वाकिफ है फणीश्वरनाथ रेणु। तो प्रश्न क्या गया, इनकी रचनाओं के नाम के बारे में पूछा गया है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की बात की है तो इनकी कई कहानी संग्रह हैं। सबसे पहले कहानी संग्रहों की बात करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु कहानी संग्रह की पहली कहानी संग्रह इनकी ठुमरी। कहानी संग्रह का मतलब क्या होता है, कई कहानियां जब एक पुस्तक में प्रकाशित करवा देती हैं एक विशेषताओं की तो वो कहानी संग्रह कहलाती है। तो कई कहानियों का एक संग्रह कहानी संग्रह कहलाता है, जिसमें जो फेमस कहानी होती है उसी को शीर्षक दे दिया जाता है। तो ठुमरी कहानी संग्रह पहला। दूसरा आदिम रात्रि की महक। तीसरा अग्निखोर, ठीक है, या आगिनखोर। चौथा है एक श्रावणी दोपहर की धूप। पांचवा इनका कहानी संग्रह अच्छे आदमी। छठा कहानी संग्रह है मेरी प्रिय कहानियाँ। सातवां कहानी संग्रह है इनका भित्ति चित्र की मयूरी, ठीक है।
इस तरीके से इनके ये कहानी संग्रह है फणीश्वरनाथ रेणु के। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखा, बड़े अच्छे अच्छे उपन्यास इनके हैं। एक तो मैला आंचल सबसे फेमस उपन्यास है। इसके अलावा परती परिकथा इनका दूसरा उपन्यास। तीसरा है उपन्यास में जुलूस। इसके अलावा दीर्घतमा उपन्यास लिखा। इसके अलावा पांचवा उपन्यास इनका पलटू बाबू रोड। छठा उपन्यास में इनका नाम लिख सकते हैं कितने चौराहे इन्होंने लिखे, ठीक है। रिपोर्टाज भी लिखे जैसे कि ऋण जल धन जल, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। दूसरा इनका रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा। तीसरा है बन तुलसी की गंध। तो ऐसे कई निबंधों मतलब कि कई सारे रिपोर्टाजों का रचना करी। ऋण जल धन जल का प्रकाशन 1978 में हुआ था। नेपाली क्रांति कथा का प्रकाशन 1978 में हुआ था। बन तुलसी की गंध का प्रकाशन 1985 में हुआ था। तो इस तरीके से ये फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन कौन है। दीपदान एकांकी आप सभी लोग अगर जानते होंगे तो दीपदान एकांकी मुख्य पात्र कौन है। दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है, बढ़िया प्रश्न है। दीपदान एकांकी जो है लिखा किसने है, तो इसको लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, दीपदान एकांकी। और इनके कई एकांकी संग्रह, मुख्य रूप से 4 एकांकी संग्रह इनके प्रकाशित हैं, जिनमें सप्तकिरण, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई और कौमुदी महोत्सव, रूप रंग, और एक इनका 4 ऐतिहासिक एकांकी बड़ी फेमस है, वो भी एक एकांकी। तो इनके कई एकांकी संग्रह हैं, जिनमें 4 ऐतिहासिक एकांकी सप्तकिरण, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रूप रंग और कौमुदी महोत्सव शामिल है। तो अगर आपसे पूछे एकांकी संग्रहों के नाम तो आप लिख दीजिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था 15 सितंबर 1905 को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनकी रचना एक एकांकी संग्रह, उस पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार भी मिला है, सप्तकिरण पर, ध्यान रखेंगे इस बात को। कब मिला था, कब मिला था ये लोग आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए। तो प्रश्न पूछा गया दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है। तो दीपदान एकांकी को सबसे पहले जाने लिखा किसने है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और दीपदान एकांकी की जो मुख्य पात्र हैं वो है पन्ना। पन्ना की अगर बात की जाए तो ये धाय माँ है। एक चित्तौड़ के राजा थे, वो उनका स्वर्गवास हो गया था, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के छोटे पुत्र थे कुंवर उदय सिंह जी। कुंवर उदय सिंह छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं की देखभाल के लिए ये होती हैं पन्ना धाय माँ, ठीक है। प्रस्तुत एकांकी की कथा पन्ना के चारों ओर घूमती रहती है और पन्ना के साहस, प्रेम, बलिदान, स्वामी भक्ति और इन सभी का प्रस्तुतिकरण इस कहानी के अंदर मिलेगा। आप देखेंगे अगर ये दीपदान एकांकी आप पढ़िएगा तो दीपदान एकांकी में कुंवर उदय सिंह की जगह अपने पुत्र का बलिदान कर देती है पन्ना, ठीक है। अपने पुत्र को उसके बिस्तर पर लिटा देती है, चूंकि इसके पीछे जो है आदमी लगे होते मारने के लिए। तो सारी एकांकी दीपदान एकांकी के बारे में मैंने आपको समझाया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 8वां नंबर। ध्रुवस्वामिनी नाटक में स्त्री और पुरुष के पात्रों का नामोल्लेख करें। ध्रुवस्वामिनी की अगर बात की तो ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है इसको लिखा किसने है, किसने लिखा ध्रुवस्वामिनी नाटक को, सभी लोग जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। जन्म कब हुआ जयशंकर प्रसाद जी का, 1889 में हुआ। कहाँ पर, काशी में हुआ। मृत्यु कब हो गई, 1936 में। किस डेट को, 15 नवंबर को उनकी मृत्यु हुई थी 1936 को, ध्यान रखेंगे इस बात को। छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐतिहासिक नाटककार भी हैं जयशंकर प्रसाद। इनका नाटक है ध्रुवस्वामिनी। एकांकियाँ भी लिखी इन्होंने, एक गुट एकांकी इनकी पहली एकांकी है। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक की अगर बात की है तो इसमें कितने अंक है, प्रश्न यह भी पूछा जाता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं, 3 अंक का नाटक है। नारी पात्रों में मुख्य नारी पात्र जो है ध्रुवस्वामिनी जो है इस नाटक की नारी पात्र है, और इस नाटक की नायिका भी ध्रुवस्वामिनी है। इसके अलावा स्त्री पात्रों में और 2 स्त्रियां हैं, जैसे ध्रुवस्वामिनी तो एक हो गई, दूसरी है मंदाकिनी और तीसरी है कोमा। ये 3 स्त्री पात्र जो है इसकी बड़ी फेमस पात्र हैं नाटक की, ध्रुवस्वामिनी की। पुरुष पात्रों की अगर बात की जाए तो उसमें चंद्रगुप्त बड़े फेमस पात्र हैं। इसके अलावा रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, पुरोहित है, सकराज है, खिंगल है और मिहिरदेव है। ये लोग जो है पुरुष पात्रों में आते हैं ध्रुवस्वामिनी के, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा। अच्छा, हिंदी मतलब आधुनिक एकांकी नाटकों का भीषम पितामह किसको कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र पर टिप्पणी कीजिए, बताएं। संस्मरण और रेखा चित्र पर टिप्पणी कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण की अगर बात की, क्या होता है संस्मरण, तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं।
यात्रा साहित्य की इसी मतलब यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता संस्मरण के। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी माना जाता है और ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध कहा जाता है। मोटे तौर पर अगर देखें तो संस्मरणों को स्वाविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण के एक बुनियादी अंतर आपको मिलेगा। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना होता है और इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है। लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है आत्मकथा में, लेकिन संस्मरण जो होता है उसमें आप देखिएगा, संस्मरण जो होता है वो कुछ याददाश्त चीज़ें जो आपको याद रह जाती हैं, जो अस्मर्यमाणी होती हैं, जो आपको याद रह जाती हैं, वो आप लिखते हैं तो वही संस्मरण होता है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपके? संस्मरण का मतलब होता है जो कुछ चीज़ें आपको याद रह गई हैं आपके जीवन की, उसको आप लिपिबद्ध करते हैं, उसको आप लिखते हैं, वो संस्मरण होता है। तो संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरी से कहाँ खत्म होती है, कहाँ पर जाकर के मिलती है, कुछ अता पता नहीं चलता। कुछ रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आप देखेंगे जैसे इनकी क्या बोलते हैं, महादेवी वर्मा का जो आपका मतलब रेखाचित्र वगैरह है संस्मरण, उसमें पता नहीं चलता कि उनका रचना रेखाचित्र है कि संस्मरण है, और फिर भी दोनों में अंतर है। रेखाचित्र में क्या होता है, रेखाचित्र में जहाँ चित्र का महत्व अधिक होता है वहाँ पर रेखाचित्र होता है। संस्मरण में स्मृति का महत्व होता है। स्मरण में क्या होता है, संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, जबकि रेखाचित्र में अतीत की अनिवार्यता नहीं होती है। संस्मरण लेखक निजी संबंधों एवं आधारों मतलब अनुभवों को आधार बनाता है, रेखाचित्र में ऐसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। रेखाचित्र की अगर बात करें तो रेखाचित्र जो है उसकी व्युत्पत्ति अंग्रेजी के स्केच शब्द से हुई है, जो अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। रेखाचित्र को व्यक्ति चित्र भी कहा जाता है, तूलिका चित्र भी कहते हैं, चरित्र लेख भी कहते हैं, वृत्ति लेख भी कहते हैं। तो रेखाचित्र ये होता है। ठीक है। संस्मरण जो आपके जीवन की पुरानी घटनाएं हैं उनका जो याददाश्त आपके दिमाग में याद याद आ जाती हैं, तो वो आपका रेखाचित्र होता है। मतलब संस्मरण होता है जो याददाश्त वाली चीजें, और बाकी रेखाचित्र जो होता है कम शब्दों में लिखी जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साक्षात्कार और डायरी किसे कहते हैं? साक्षात्कार क्या है और डायरी क्या है, बताएं। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, और डायरी माने होता है दैनंदिनी। ठीक है। डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, दैनंदिनी कहते हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन जो साहित्य की रचना लिखी जाती है। जैसे कोई लेखक है, वो क्या करता है, क्या मतलब कैसे पूरा जीवन उसका यापन होता है, मतलब कि एक दिन में वो क्या क्या घटनाएं उसकी घटित होती हैं, क्या क्या चीज़ें करता है, वो सब अपने डायरी में लिखता है साहित्यिक शैली के माध्यम से, वो डायरी होती है। साक्षात्कार का मतलब होता है कि जब कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के मिलता है और मिलने के बाद में जो अनुभव करता है उसको साहित्य में लिपिबद्ध करता है, लिखता है वो, तो वो आपका होता है डायरी। ठीक है। वैसे अगर बताऊं साक्षात्कार, साक्षात्कार प्रतिष्ठित विधा है गद्य की, इसके लिए इंटरव्यू का शब्द प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं, भेंट वार्ता भी बोल सकते हैं इसको, अंतरंग वार्ता भी कहते हैं, परिचर्चा भी कहते हैं। इंटरव्यू में लेखक जो होता है किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है कि भाई फलाने व्यक्ति इस तरीके का, जैसे आजकल इंटरव्यू का माध्यम, जैसे आजकल आप देखते हैं तमाम सारे लोग इंटरव्यू करते हैं न्यूज़ चैनल पर, तो वहाँ पर जो है उसके माध्यम से लोग उस व्यक्ति के बारे में जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके बारे में लोग जान पाते हैं। एक इंटरव्यू आप देखते हैं परीक्षा प्रणाली में, मतलब उसमें परीक्षार्थियों को चुनने में एक इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू किसी भी के बारे में जानने के लिए होता है, और इंटरव्यू बेसिकली आपके बारे में जानने के लिए ही लिया जाता है कि आप कैसे हैं, आपका मानसिक स्थिति क्या है, सारी चीज़ों को जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यू वो होता है। डायरी की अगर बात की है तो डायरी में क्या होता है, डायरी अगर आप लोग ना जानते हो तो डायरी दैनंदिनी कहा जाता है डायरी को। ठीक है। क्या कहते हैं डायरी को, दैनंदिनी कहते हैं। और मतलब कि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाएं होती हैं, लेखक जो होता है अपनी घटनाओं को, जो प्रत्येक दिन की घटनाएं हैं उन घटनाओं को लिखता है, लिपिबद्ध करता है। ठीक है। और वो एक प्रकार से बाद में प्रकाशित करवाता है जब कभी उसको समय मिलता है या बाद में, तो वो आपकी डायरी होती है। डायरी साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः लिखते हैं। डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षण, अनुभव और कार्यों का जो ब्यौरा होता है पूरा दिया जाता है।
इसमें निजी विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है। लेखक की जो लिख रहा होता है उसके भाव, उसके विचार, उसकी प्रतिक्रिया किस मुद्दे पर क्या होती है वो डायरी में आपको मिल जाएगी। डायरी में अपनापन होता है, इसलिए इससे अब लेखक मतलब उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। अगर डायरी आप किसी की पढ़ पाते हैं तो आप लेखक के जो बहुत सारे चीज़ें नकारात्मक सकारात्मक वो सारी चीज़ें आप जान पाते हैं, तो ये डायरी होती है। क्लियर। यात्रा वृत्तांत, आप जब कहीं जा रहे होते हैं, यात्रा वृत्तांत क्या होता है? एक छोर निबंध को और दूसरा छोर संस्मरण को स्पर्श करता है यात्रा वृत्तांत का। ठीक है। आप कहीं पर गए, आप कहीं पर जा रहे हैं, तो जाने पर आपने जो अनुभव किया घूमने टहलने के बाद में, उसके बाद में जो आप लिखते हैं वही आपका यात्रा वृत्तांत होता है। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि आप जैसे यात्रा करने गए और वहाँ की चीज़ों को आपने देखा, वहाँ के बारे में आपने लिखना शुरू कर दिया। जैसे फाहियान आया था भारत में, हुएन सांग आया, इत सिंह आया, इबन बतूता, बरूनी, मार्को पोलो, सब लोग यात्रा करने के दौरान अलग अलग देशों में गए और वहाँ के बारे में लिखा। और इसीलिए आप देखते हैं यात्राओं के बारे में लिखा जाता है इसमें। यात्री को यायावर कहा जाता है, घुमक्कड़, बंजारा भी कहा जाता है। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत को भी साहित्य में स्थान मिला है, और राहुल शंकरत्यायन जो है इसके बड़े विद्वान आदमी हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखा उन्होंने। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके साक्षात, मतलब किस मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ों के बारे में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कोई 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडवा से, 200 या 150 शब्दों में लिखना है। राम मनोहर लोहिया में प्रश्न अगर उत्तर लिखेंगे तो 2 घंटे का पेपर होगा, तो 4 प्रश्न आपको करने होंगे और 150 शब्दों में लिखना होगा। बाकी विश्वविद्यालय में 200 शब्दों में लिखना है, 5 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है। पेपर जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से जैसे पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको कितने प्रश्न करने हैं, उसी अकॉर्डिंग करना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक मॉडल के तौर पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न होता है, तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य या हिंदी का कथा सम्राट क्यों कहा जाता है, इस पर चर्चा करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताएं। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का कथा सम्राट क्यों कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट दोनों कहे जाते हैं। और प्रेमचंद से पूर्व की कहानियां अनपढ़ संस्कृत के कथा और पुराण से जो है अनुप्राणित हुआ करती थी। उसमें आकस्मिकता और संयोग तत्व की प्रधानता हुआ करती थी। प्रेमचंद जब आए हिंदी साहित्य में तो इनके आगमन से क्या हुआ कि हिंदी कहानी को एक नई दिशा मिली, एक नई गति मिली। 1916 में जब इनकी पहली कहानी आती है मुंशी भाई की, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी की, 1916 में पहली कहानी इनकी आती है। 16 में, 18 गलत लिखा, 1916 में। उस कहानी का नाम है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पंच परमेश्वर। जुम्मन मियाँ, अलगू चौधरी, खाला पात्र हैं इसके पंच परमेश्वर के। सरस्वती पात्रिका से ये कहानी प्रकाशित होती है। तभी से कहानी को एक नई दिशा मिली और इनकी कहानियों में प्रेमचंद जी के यथार्थ का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने पहली बार कहानी को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जीवन के यथार्थ चित्रण और स्वाभाविक वर्णन से जोड़ने और कल्पना की मात्रा कम करने का आग्रह किया। उन्होंने यथार्थ को ज्यादा और कल्पना को कम आंका। बाकी अभी तक कहानियां केवल कल्पना रंजित हुआ करती थी, जाने दो वह कभी कल्पित था। कभी की कल्पना कहानी का रूप लेती थी अभी तक। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बाद आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के आ जाने से कहानी में एक नई उमंग, नया जोश, नया उत्साह आ जाता है। कहानी को उन्होंने क्या किया, मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यथार्थ को केंद्र में रख करके मानवीय संवेदना और हिंदी कथासार से देवता, राजा और ईश्वर को अपदस्थ करके दीन, दलित, शोषित और जो प्रताड़ित लोग हैं उनको नायक बना करके कहानियां लिखनी प्रारंभ कर दी। अभी तक कहानियां जो है देवताओं पर लिखी जा रही थी, राजाओं पर लिखी जा रही थी, ईश्वर को पर लिखी जा रही थी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने गरीब से गरीब व्यक्ति, दलित से दलित, जितना पिछड़ा हुआ वर्ग था, सब पर कहानियां लिखी। और सबका, दलित के उत्थान के कवि आप कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कवि हैं जिनको पढ़ते वक्त बड़ा मजा आता है। मुंशी प्रेमचंद कि आप अगर घर ना गए हो तो कभी चले जाइएगा, लमही उनका गांव है, उनका घर बना है। मैं तो गया था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था लमही जाने का। मुंशी प्रेमचंद जी के घर में गया हूँ, और बनारस में पड़ता है लमही गांव, तो उसी में इनका जन्म हुआ था प्रेमचंद जी का, आप देखेंगे। और वही लमही गांव में
बनारस विश्वविद्यालय मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा एक एक मतलब वो है, उस पर शोध चल रहा है, मतलब कि मुंशी प्रेमचंद जी पर, तो उसी को लेकर के शोध कार्य। तो उसमें जाएंगे तो आप कहानियों की तस्वीरें लगी हुई, उसमें पेंटिंग बनी हुई है मुंशी प्रेमचंद जी की, बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कभी अगर मौका मिले तो जाइएगा, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा तो चले जाइएगा घूमने टहलने। तो मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां रही, बेसिकली दीन दलित शोषित प्रताड़ित इन सभी मनुष्यों को नायक बना करके लिखा गया। और इनका जो युग रहा है युगांतकारी युग रहा है, इसलिए हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद युग या प्रेमचंद जी को आधार बना करके, जैसे प्रेमचंद पूर्व कहानियां, प्रेमचंदोत्तर कहानियां, प्रेमचंद युगीन कहानियां, तो प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ मान सकते, कहानी के आधार स्तंभ है। और कहानी को स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला इन्हीं युग से, इन्हीं के युग से, प्रेमचंद युग से। कई सारी कहानियों को लिखा इन्होंने। और इनकी कहानियां आप देखेंगे, शुरुआत में प्रेमचंद की कहानियां जो थी वो गांधी के प्रभाव स्वरूप यानी आदर्शवादी और सुधारवादी कहानियां लिखी गई, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ आदर्श, नैतिकता, मर्यादा, कर्तव्य पारायणता इन सभी का स्वर काफ़ी ऊंचा था। जिसमें खास करके कहानियों में शुरुआती कहानियां इनकी हैं सौंप, मतलब सौत कहानी है, एक है पंच परमेश्वर, विचित्र होली, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सवा सेर गेहूं, ठाकुर का कुआं। इसके अलावा कफन, पूस की मतलब कफन कहानी इनकी लास्ट की कहानियां हैं, ठीक है। पूस की रात, सदगति, कफन कहानी इनकी कहानी जो सबसे लास्ट की कहानी है, 1936 की कहानी है कफन, और बड़ी ज़बरदस्त कहानी कफन, कफन इनकी लास्ट कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी कहानियां जो हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी, लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी, तो जाहिर सी बात है कथा सम्राट इन्हीं को कहा जाएगा। और इनकी कहानियां केवल एक विशेषता या एक धरातल पर या एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके नहीं लिखी गई, बल्कि तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इनकी कहानियां लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो इसीलिए इनको कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनकी कहानियों की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये कहानी संपूर्ण जीवन के नहीं, वरन उनकी मतलब उनकी एक घटना और एक अंग को के मनोभाव को प्रस्तुत करती है। तो प्रेमचंद की कहानियों की अगर बात की जाए तो उसमें इनकी कहानियाँ अपने आप में पूर्ण होती हैं, एक विशेष समस्या को लेकर के आगे बढ़ती हैं। इनकी कहानियों में यथार्थवादिता रहती है। इनके कहानियों में अगर आप देखेंगे, इनके एक पन्ना अगर कहानी का इनका पढ़ लो आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का, तो आप पूरी कहानी बिना पढ़े रुक नहीं पाओगे, आपको विवश हो जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। इनकी कहानी में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्गों का वर्णन किया गया है। अधिकतर कहानियों को हम अपने व्यवसाय में देख सकते हैं, मतलब अपने व्यवसाय में, अपने आसपास के एरिया में घटते हुए देख पाएंगे, ऐसी कहानियां लिखी प्रेमचंद जी ने। और इसके अलावा इनकी कहानियां आकाश की नहीं वरन जमीनी कहानियां हैं। और एकदम से आपको बता दूं, आप देखेंगे इनके कफन में जो माधव है, घीसू है, पूस की रात में जो हल्कू है, जो झबरे कुत्ते के पास सोकर के सर्दी की रात बिता देता है। तो ऐसे कहानियां इन्होंने लिखी जिनको आप हम सोच करके महसूस नहीं कर सकते, ऐसी कहानियां प्रेमचंद जी ने लिख डाली। तो आप सोचो, उनको कथा सम्राट नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? बिल्कुल कथा सम्राट है, उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद, इसमें कोई दो राय नहीं। ध्रुवश्रावणी नाटक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। ध्रुवश्रावणी नाटक का क्या उद्देश्य है? ध्रुवश्रावणी नाटक की अगर बात की तो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवश्रावणी नाटक को। और अगर बात की है इसके उद्देश्य की, तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के उद्देश्य के बारे में खुद ही लिखा है एक जगह। उन्होंने कहा जयशंकर प्रसाद जी ने कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से इन प्रकांड घटनाओं के दिग्दर्शन की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। मतलब ऐसी घटनाएं जो इतिहास नहीं ढूंढ पाया या इतिहास से वंचित रह गया, उन घटनाओं को लोगों के समक्ष, वर्तमान के समक्ष प्रस्तुत करना उद्देश्य बताया जयशंकर प्रसाद जी ने। ध्रुवश्रावणी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें किसी समस्या को, चाहे नारी समस्या की बात की जाए, इसमें कई समस्याओं को आधार बना करके भारतीय नारी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं और खासकर गुप्तकालीन नारी की जो समस्या है उसको लिखा है। इसके अतिरिक्त राज्य अधिकार और विदेशी आक्रमण की समस्या का वर्णन इसमें प्रसाद जी ने किया है। और विवाह, मोक्ष और तलाक की समस्याएं, जिनमें घिर कर नारी मारी मारी फिरती इधर उधर, नारी के प्रति श्रद्धा की भावना आपको मिलेगी। प्रसाद जी ने उन नारियों को, जो नारी एकदम से समस्या से ग्रस्त है, उन नारियों को पुरुषों के अत्याचारपूर्ण चंगुल से मुक्त कराने का सशक्त प्रयास करते हैं।
इनकी कहानियाँ आप देखें, चाहे इनकी उपन्यास में देखें, नारी प्रधानता आपको दिखाई पड़ेगी। और प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता और सफलता यह रही है कि वे जिन जिन समस्याओं को प्रस्तुत नाटकों में उठाते हैं, उसका ठोस और संतोषजनक हल भी प्रस्तुत करते हैं उसी कहानी में, उसी रचना में। जिस रचना में समस्या उठाते हैं, उस रचना में जो समस्या उठाते हैं, उस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। ध्रुवश्रावणी नाटक में जिन नारी समस्याओं को उद्देश्य बना करके चित्रित किया गया है, उन समस्याओं में कुछ समस्याएं मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ध्रुवश्रावणी नाटक में कई समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं। पहली समस्या तो ये आती है मेरे बंधुओं, भाइयों, बहनों। पहली समस्या ये आती है कि क्या नारी प्रकृत्या अधिकारहीन हुआ करती है। प्रश्न ये उठाया गया इसमें कि क्या नारी जो है वो प्रकृति, मतलब जब पैदा होती तभी से वो अधिकार उसके पास नहीं होते हैं। पुरुषों को अधिकार मिल जाते हैं पैदा होते ही। खेतों में अधिकार की बात करें, अन्य जगहों पर, क्या स्त्रियों का अधिकार नहीं होता है? क्या स्त्री पैदा होना गुनाह है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या नारी पुरुष की प्रत्येक आज्ञा का परिपालन करने के लिए सर्वदा विवश है? ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर ध्रुवश्रावणी नाटक में मिलेगा, ये कथन मिलेगा। इसके अलावा तीसरा प्रश्न आपको ये मिलेगा कि क्या नारी पशु संपत्ति है जिस पर पुरुष मनमाना अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र है? ये भी प्रश्न उठाया गया। इसके अलावा प्रश्न यह भी उठाया गया कि क्या नारी उपहार में दी जाने वाली वस्तु है जिसे उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया जाए। पहले जब युद्ध होता था तो जो युद्ध में राजा हार जाते थे, वो लोग मतलब कि उपहार के रूप में दे देते थे अपनी मतलब कन्या को या अपनी बहन को कि भाई ये आपसे शादी कर दिया, तो बचे रहते थे। ऐसे कुछ लोग भेंट में देते थे, 50 दासी भेंट में दे दिया, 500 दासी भेंट में दे दिया। तो ये सब क्या वस्तु इस तरीके से नारी वस्तु की भांति है? ऐसे तमाम प्रकार। क्या विवाह का आधार पूर्ण रूपेण विवाह पद्धति ही है, उसका और कोई आधार नहीं हो सकता? कई प्रश्न यहाँ पर उठाए जाते हैं इस नाटक में। तो ये समस्या प्रधान नाटक है और बेसिकली नारी प्रधान समस्या नाटक है प्रसाद जी का। ठीक है, तो समस्या को उद्देश्य बना करके लिखा गया नाटक, नारी समस्या को। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है, एक लेखक की डायरी की भूमिका लिखिए। एक लेखक की डायरी के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, बिल्कुल ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा कौन सी रचना? एक लेखक की डायरी लिखा। ठीक है, क्या लिखा भैया? एक लेखक की डायरी लिखा मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध बड़ी रचनाएं लिखते हैं, इनकी आलोचना भी इन्होंने लिखी है। कामायनी एक पुनर्विचार लिखा, नई कविता का आत्मसंघर्ष लिखा, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र लिखा, नई मतलब समीक्षा की समस्याओं को लिखा इन्होंने एक साहित्यिक की डायरी लिखी जो आत्माख्यान है इनका, मतलब इनकी डायरी है। कहानी संग्रह भी इनका है, जैसे काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। इन्होंने काव्य संग्रह बहुत सारे लिखे, जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, तथा तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं इनकी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध बेसिकली तार सप्तक के प्रथम कवि थे और उनकी कविता मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण होती है और तार सप्तक के माध्यम से इनकी कविताएं प्रकाशित हुआ करती थी। इनका आत्माख्यान है एक लेखक की, एक साहित्यिक की डायरी या एक लेखक की डायरी। तो इसकी भूमिका जो है डायरी की, इसमें भूमिका अच्छा जो इनकी एक लेखक की डायरी है, इसकी भूमिका शीर्षक वस्तुतः एक साहित्यिक की डायरी है। ठीक है, जिसके लेखक श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चाहे एक लेखक की डायरी बताओ, चाहे एक साहित्यिक की डायरी, बात एक ही है। बचपन से ही अंतर्मुखी और आत्मकेंद्रित स्वभाव के हुआ करते थे गजानन माधव मुक्तिबोध। अत्यंत जिज्ञासु थे, चित्त विचलन भी उनकी एक प्रमुख प्रवृत्ति थी, जिसे मुक्तिबोध स्वयं स्थानांतरगामी प्रवृत्ति कहते थे। डायरी शब्द से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि मुक्तिबोध की ये डायरी तिथिवार डायरी है, मतलब डेली टू डेली नहीं लिखा इन्होंने इस डायरी को। वास्तव में एक साहित्य की डायरी उस स्तंभ का नाम है जिसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने अनेक प्रश्नों पर अपने विचार को व्यक्त किया है। नागपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका जो थी नया खून, उसमें कभी साहित्यिक तो कभी गैर साहित्यिक विषयों पर मुक्तिबोध द्वारा टिप्पणियां लिखी जाती थी। और उसके पश्चात वसुधा नामक पत्रिका में उन्होंने निबंधों के माध्यम से जो विचार अपने व्यक्त किए, उनका संकलन करके एक लेखक की डायरी का प्रकाशन करवाया गया। और इसके संबंध में श्री अदीप ने लिखा कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की घटना की खोज है या उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कभी अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ में देता, मतलब अर्थ देता है। एक यूनिवर्सल
जो है अर्थ देता है, मीनिंग देता है अपनी रचना को। मुक्तिबोध ने इसे श्रीकांत वर्मा को दिया था, जिसका प्रकाशन उनके जीवन काल में हुआ था, और इसका दूसरा संस्करण मुक्तिबोध की मृत्यु के 2 महीने के बाद में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब कि उस पर प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु के 2 महीने बाद। श्रीकांत वर्मा के अनुसार अगर बताएं तो एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 ईस्वी में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी, श्रीकांत वर्मा कहते हैं, और वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई है। और उस पांडुलिपि में कटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी, और फलस्वरूप वे पहले संस्मरण मतलब कि संस्करण में नहीं है। तो जो श्रीकांत वर्मा को मिली चीज़ें उसी को प्रकाशित करवाया उन्होंने मुक्तिबोध की डायरी में, और वो एक लेखक की डायरी है, इसकी भूमिका में यही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में स्थान बताइए। हरिशंकर परसाई की अगर बात करें तो हरिशंकर परसाई को अगर आप लोग ना जानते हो तो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकार व्यक्ति हैं। हरिशंकर परसाई की गणना जो है हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में करी जाती है। हरिशंकर परसाई की बात की जाए तो इन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति व समाज की जो विसंगतियां हैं और कमजोरियां हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, केंद्रित किया है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों को, राजनीतिक विडंबनाओं को, सामयिक समस्याओं को ये व्यंग्य का आधार बनाया, और जो इन्होंने लिखा उसमें कीर्ति हासिल करी, उस वो फेमस हुई इनकी रचनाएं, और सदैव ये सफल और एक उच्च कोटि के व्यंग्यकार के रूप में हमें याद रहेंगे। इनकी व्यंग्य रचनाएं हिंदी साहित्य में बहुत ही आदर के साथ इनका नाम ले आता है, और इनकी जो रचनाएं हैं उनको बड़े ही चाव से लोग पढ़ते हैं। एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व यश प्राप्त हुआ है। परसाई जी की रचनाओं के संबंध में भगवान सिंह जी कहते हैं कि परसाई की अधिकांश रचनाओं में एक खुला प्रहार है, यथा स्थिति पर, व्यवस्था पर, प्राचीन रूढ़ियों पर, संस्कारों पर, सभी पर जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से वो प्रहार करते हैं। सभी रचनाओं में बदलते मूल्यों और क्रांतिकारी शक्तियों और संभावनाओं के प्रति गहरा सम्मान भाव है, उपेक्षित और शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति है, ढोंग का उद्घाटन जो है किया गया है इनकी रचनाओं के माध्यम से। तो हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार हैं। इनका एक व्यंग्य आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, भोला राम का जीव। भोला राम का जीव रचना में जिस तरीके से इन्होंने जो सरकारी दफ्तर में जो भ्रष्टाचार और रिश्वत की लेन देन होती है उसको उद्घाटित किया है। एक सरकारी आदमी जो पेंसिल जिसकी फंसी हुई है वो मर जाता है, उसका जीव जो है उसी दफ्तर के चक्कर काटते काटते वो मर जाते हैं, और उसका जीव उसी दफ्तर में उसी जो है फाइल के नीचे दबा रहता है। चित्रगुप्त और यमराज भी उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, नारद को आना पड़ता है। नारद आते तो नारद से जो बड़े साहब होते कहते कि बीड़ा अपनी दे दे, मेरा लड़का बजाएगा, मेरी लड़की बजाएगी। तो भ्रष्टाचार, रिश्वत जैसी समस्याओं को उकेरने का प्रयास हरिशंकर परसाई ने भोला राम के जीव में किया। तो ये हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में इनका स्थान बड़ा उच्च है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, अमृत राय की हिंदी साहित्य में क्या भूमिका है, फटाफट से आप बताएंगे। अमृत राय की क्या भूमिका है? अमृत राय की अगर बात की जाए तो अमृत राय अपनी अमिट पहचान के लिए जाने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा के पुरजोर समर्थक, पुरजोर हिमायती रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष नजर आते हैं। अमृत राय की बात की जाए तो प्रेमचंद जी के पुत्र हैं ये, सबसे पहली बात तो यही जानिए। प्रेमचंद पर प्रकाशित महत्वपूर्ण जीवनियाँ इन्होंने लिखी, जैसे प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी, कलम का मजदूर, मदन गोपाल और प्रेमचंद। इसके अलावा कलम का सिपाही अमृत राय में से अमृत राय द्वारा प्रस्तुत जीवनी कलम मतलब प्रेमचंद की जो जीवनी है कलम का सिपाही, वो बड़ी फेमस है और बड़ी उपलब्धि मिली इनको इसमें। धनपत राय से प्रेमचंद बनने तथा प्रेमचंद के विचारों को प्रभावित करने वाली तत्कालीन राजनीतिक और साहित्यिक घटनाएं जो हैं आपको मिल जाएंगी। सारी चीज़ें प्रेमचंद के बारे में उसमें मिल जाएंगी। जिन्होंने प्रेमचंद के विचारों को परिपक्वता दे करके एक नया तेवर प्रदान किया वो है अमृत राय। तो अमृत राय बड़े विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमृत राय
ना केवल ये, इनको इस दृष्टि से ना देखें कि इनके प्रेमचंद जी के पुत्र थे। आप एक साहित्यकार की दृष्टि से अगर आप इनको देखेंगे, प्रेमचंद मतलब कि इनको, अमृत राय को, तो बड़े जबरदस्त साहित्यकार हैं। आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके के साहित्य में इनकी भूमिका ठीक ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेसिकली प्रेमचंद के बारे में जो जानकारी हमको नहीं थी, वो जानकारी इनकी रचनाओं के माध्यम से मिलती है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, रोज कहानी के उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। रोज कहानी बड़ी फेमस कहानी, और रोज कहानी का एक दूसरा नाम भी है, अगर आप लोग ना जानते हो तो जान लीजिएगा। रोज कहानी का एक दूसरा नाम क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। रोज कहानी का दूसरा नाम क्या है? गैंग्रीन कहानी नाम है। किसने लिखा रोज कहानी को? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने लिखा है। ठीक है। रोज कहानी में कौन पात्र है? माहेश्वर, मालती, दो पात्र होते हैं। और रोज कहानी का मूल उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवार की जो घर गृहस्थी होती है उसको सजाने संवारने में निरत, निलीन, तल्लीन जो नारी होती है उसकी एक रसता, उदासीनता, उबन, घुटन, टूटन का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण जो है वो अज्ञे की कहानी प्रस्तुत करती है, रोज कहानी। गैंग्रीन कहानी इसका नाम भी था पहले, लेकिन इसको रोज कहा गया बाद में। और आप देखेंगे कि ये नीरसता की कहानी है, उबनता की कहानी है, ऊबन की कहानी है। मालती जो होती है वो, उसका पति बाहर चला जाता है, मतलब कि उसका पति क्या बोलते हैं, जो माहेश्वर है वो कहीं पर नौकरी करते हैं। तो डेली वो जब आते हैं तो उनके लिए खाना वाना बनाना हुआ, फिर बच्चा एक हो जाता है उसको, मतलब तो एक मध्यम वर्गीय जो नारी है वो किस तरीके से घर में घुटित होती है। और उस समय चूंकि टीवी सीरियल वगैरह भी नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, तो लोग जो है, जो स्त्रियां होती थी, पुरुष तो बाहर निकल गए, टहल घूम लिए, कुछ दूसरों चार लोगों से बात कर लिया, जीवान होएगा मनुष्य, मतलब लोगन के, पुरुषन के। लेकिन जो मेहरारू होती घर के, या जो औरत होती, वो क्या करे घर में बैठ के। तो पहले क्या हुआ था, बस खाली, पहले तो कुछ होता नहीं था टीवी उबी, तो इससे क्या होता था, उबन होती थी, घुटन होती थी। तो इसीलिए, और चूंकि अज्ञे जी मनोविश्लेषणवाद की कहानियां लिखते थे, सिगमंड फ्रायड का प्रभाव आप पर अज्ञे, मतलब अज्ञे पर आपको दिखेगा। तो अज्ञे की अगर बात की जाए तो अज्ञे ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर यह कहानी लिखी है। और इसमें एक रास्ता, उदासी की कहानी है। मालती, मतलब एक मालती की कहानी ये नहीं है, बल्कि उस हजारों मालती की कहानी इस रचना में आपको मिलेगी, जो उस समय की एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी हुआ करती थी। यदि पति पत्नी अपने नैमित्तिक जो है व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण निकाल करके एक दूसरे को समर्पित कर दें, आपस में मधुर संलाप कर लें, हास परिहास के लिए कुछ समय निकाल लें, तो रोज रोज की इस निरस्ता, घुटन एक रास्ता से बचा जा सकता है, इस कहानी में बताया गया है। ऐसा ना होने पर मध्यम वर्गीय निरस्ता लगातार बढ़ती जाती है और गैंग्रीन का रूप धारण कर लेती है। गैंग्रीन एक बीमारी होती है, उसका रूप धारण कर लेगी, और यह संपूर्ण मध्यम वर्गीय परिवार को लुंज पुंज और पंगु कर देगी। ये अज्ञे जी ने बताया, इसीलिए इस कहानी को गैंग्रीन नाम दिया गया। ठीक है। फिर रोज रोज की उबन के बारे में इसमें बताया गया। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे वो मनोवैज्ञानिक धरातल पर इस कहानी को लिखते हैं, और इसमें माहेश्वर और मालती की कहानी है, और लेखक स्वयं भी उसमें जाता है, बीच बीच में आता है, मैं शैली में कहानी लिखी गई है। तो रोज कहानी का उद्देश्य है कि जो भारतीय नारी है, जो मध्यम वर्गीय नारी है, उसकी गृहस्थी को सजाने संवारने में लगातार जो स्त्री लगी रहती है, और जो उदासीनता उसको एक रास्ता, निरस्ता, उबन, घुटन, टूटन का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण करना इस कहानी का उद्देश्य रहा है। ठीक है। तो ये उद्देश्य आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, कोई दो प्रश्न आपको करने होते हैं लघु, मतलब दीर्घ उत्तरीय से, खंडसा से। 400 शब्दों में, 450 शब्दों में या 5 शब्दों में लिखना होता है। राम मनोहर लोहिया में 450 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा, बाकी विश्वविद्यालय में 500 शब्द में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और एक आपकी परीक्षा में मैंने उस पोर्शन को नहीं रखा है मॉडल पेपर में, आपका जो व्याख्या वाला पोर्शन होता है, तो आप जो रचनाओं को जो पढ़ेंगे, जैसे कहानियों का मिल गया आपको, तो अगर कहानी वगैरह आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको जैसे नाटकों से कुछ मिल जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नाटक किसका है। आप अगर ना पढ़े हो तो हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें नाटक, एकांकी, कहानी सबके बारे में विस्तार चर्चा करी हुई है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखिए,
अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का परिचय देते हुए उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, कहानी की विकास यात्रा को दर्शाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एकांकी कला की दृष्टि से उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी जो है लक्ष्मी का स्वागत, उसकी समीक्षा कीजिए। इसकी समीक्षा मैंने करी हुई है, यूट्यूब पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल नामक निबंध का सारांश लिखिए। तो इस तरीके से ये कई प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके मतलब उसमें मिल जाएंगे। आप अगर देखेंगे इसको, आपकी सीरीज में इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता ही दिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, ऐसे ही आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहें। तो हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी गद्य के से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करी, जो कि ये हैं आपके समक्ष। लघु उत्तरीय के बारे में चर्चा करी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये हैं जिनको आपको अपनी सीरीज में एक बार तैयार कर लेना, पढ़ लेना है। तो इस तरीके से है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कई सेपरेट वीडियो में मैंने बता रखे, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आप बहुत बहुत धन्यवाद।